सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम जो है डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 21 और 21A, जो कि दोनों आर्टिकल जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, चाहे वो IAS का प्रीलिम्स हो या PCS का प्रीलिम्स हो। SSC के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जहाँ भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, जो कोई सा भी मतलब एग्ज़ाम्स हो, वहाँ जो है यहाँ इस वाले सेक्शन से प्रश्न जरूर आते हैं। तो दोनों आर्टिकल्स को अच्छे समझते हैं, आखिर क्या बातें समझाई गई हैं, क्या इसमें तथ्य समझाए गए हैं, उसको समझते हैं। क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी विवादित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी कर रखी है चीज़ों को समझाने के लिए कि आखिर ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत क्या क्या चीज़ें आएगी जो कि ह्यूमन बींग्स को जरूरी होती है। तो इसको समझते हैं 21 को, और उसके साथ समझेंगे हम 21A शिक्षा का अधिकार। जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें ये वाला अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार। इसको जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोनों बातों को समझते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए 21 को समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 21 को समझते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। तो संविधान का आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो है प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो विदेशी हो या देशी, उसको जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी। यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्राण और दैहिक। इंग्लिश में बात करो तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, इसकी जो है स्वतंत्रता होगी। अब देखिए क्या है कि प्राण की स्वतंत्रता तो सभी को है, जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, चलने वाला हो, न चलने वाला, सब किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की होती है, अपने आप होती है, बाई बर्थ होती है। भगवान ने अगर आपको जन्म दिया धरती पे, तो सिंपल सी बात है, आपके पास प्राण होंगे और आपको पर्सनल फ्रीडम भी होगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन चूंकि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन है भारत, तो इस चीज़ को इन्होंने डिफाइन कर लिया कि एक इंडिविजुअल अगर भारत में रह रहा है, चाहे वो देसी हो या विदेशी, तो उसके पास ये वाले राइट जरूर होंगे, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। बड़ा ही पेचीदा सब्जेक्ट है। अब इसको अगर ऐसे देखा है तो समझ नहीं आता कि भाई लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार होगा मतलब स्वतंत्रता होगी, इसका क्या मतलब है। अब यहाँ लाइफ का मतलब देखिए क्या है कि लाइफ तो पशु के पास भी होती है और हमारे पास भी होती है, लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं तो हमें कुछ जो है लाइफ के साथ साथ पर्सनल जो है क्या कह सकते हैं, लिबर्टीज भी चाहिए, डिग्निटी चाहिए, सम्मान चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, शांति से रहने का अधिकार चाहिए। ये सब भी हमें ज़रूरत होती है। और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार, कि मेरे पास प्राइवेसी होनी चाहिए, मुझे कहीं भी जो है बस जाने का अधिकार होना चाहिए, मुझे कोई सा जो है पेशा चूज करने का अधिकार होना चाहिए, या फिर मुझे कहीं भी घूमने टहलने का अधिकार होना चाहिए, मुझे भी किसी भी व्यक्ति जो मेरा पसंदीदा हो उससे विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। ये सब जो है पर्सनल लिबर्टीज़ के तहत आता है। तो ये सारे अधिकार जो है भारत सरकार ने, कह लीजिए, फिर कानून या फिर कह लीजिए संविधान ने जो है हम नागरिकों को दिया हुआ है। तो इसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 21 कहता है किसी भी व्यक्ति व्यक्ति मतलब कोई भी हो सकता है, भारत का नागरिक भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, ठीक है, को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया सकता, से वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब उसको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की पूरी फ्रीडम रहेगी। अब इसके तहत क्या क्या चीज़ें आती है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल उसने संविधान ने ये कहा आर्टिकल नंबर 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो है वंचित नहीं किया सकता, उसको मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में इसे रोका जा सकता है, बजाय, यहाँ पे इन्होंने लिखा है बजाय नहीं है, यहाँ पे सिवाय है, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। अब
अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं इस शब्द को। देखिए, कोई एक इंडिविजुअल है, मैं हूँ, तो मेरे जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको मुझे जो है उससे जो है मुझे जो है वंचित नहीं किया जाएगा। पूरा जो है अधिकार रहेगा मेरी खुद की लाइफ का, मेरी पर्सनल लिबर्टीज़ का पूरा अधिकार रहेगा मुझे भारत में रहते हुए। ये अधिकार जो है दोनों लोग के लिए है, इंडियंस के लिए भी है, फॉरेनर के लिए भी है। फॉरेनर के लिए कुछ अधिकार कम है, जैसे इसके तहत कहीं भी बस जाने का भी अधिकार होता है, तो फॉरेनर को ये वाला अधिकार नहीं है कि कहीं भी बस जाओ जाके, तो ये वाला अधिकार जो है उनको प्राप्त नहीं है। ये अंतर है। तीसरी बात इसमें कही गई है कि भाई वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इससे जो है किसी को वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। मतलब नॉर्मल टाइम में तो आपको सारे अधिकार रहेंगे, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लिबर्टीज, आपका जीना, खाना पीना, टहलना, घूमना, विवाह करना, सब कुछ आपको रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आएगी जहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करके उसको कम कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है उसको बाद में समझेंगे, आखिरी में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, 1977 का एक मामला था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब मेनका गांधी जो अभी बीजेपी में सांसद है, राहुल गांधी की चाची, वो विदेश जाना चाहती थी, उनके पास पासपोर्ट था, लेकिन भारत सरकार ने 1970 में कहा कि चूंकि अब भारत विदेश नहीं जा सकती, इमरजेंसी का टाइम था उस समय, तो उनका जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था 1977 में। तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और भारत सरकार के खिलाफ जो है चुनौती दी कि आखिर मेरे पासपोर्ट को ऐसे क्यों जब्त कर लिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, सारा मैटर समझा, आपस में डिस्कशन हुआ, वाद विवाद हुआ, तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को जो है बहुत ही डीपली जाकर डिफाइंड किया, किसके तहत क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। एक इंडियंस या फॉरेनर भारत में रह रहा है तो इसके तहत उसके क्या क्या अधिकार होंगे, वो सब कुछ जो है उन्होंने डिफाइंड किया। तो देखिए, सबसे पहला जो अधिकार था इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत प्रतिष्ठा के साथ जीना, प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। यह अधिकार सबको प्राप्त है, गरीब अमीर सबको प्राप्त है। वैसे अधिकार तो बहुत ज़्यादा है, 30, 35, 40 है, मोटे मोटे समझाऊंगा मैं कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। प्रतिष्ठा मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, एक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीने का अधिकार है। अगर आपके पास अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा आपके पास घर है, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, सब कुछ अच्छा है, कोई एक हवलदार आया आपको 2 थप्पड़ लगा दे, इस घमंड में लगा दे कि चूंकि मैं भैया सरकारी नौकरी वाला हूँ, मेरे सामने झुक के रहो, तो जो बंदा जिसने मेहनत करी, सब कुछ अपने हाथ से बनाया, अपने सपने पूरे करे, उस हवलदार जो होता है मतलब छोटी रैंक वाला आदमी, उसके सामने अगर गिर के रहे, मर के रहे बिना किसी मतलब अपराध के, तो उसकी प्रतिष्ठा पे क्या है, एक तरीके से धक्का लगता है। तो हर व्यक्ति को जो है समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार होगा, हर किसी को, ठीक है। दूसरा है जीवन रक्षा का अधिकार। ये सब इम्पोर्टेंट्स है, वैसे है तो बहुत सारे। अब जो है क्या कहते हैं, कुछ खास ही होता है। जीवन रक्षा, अपनी खुद की जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। बीमार हो रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ले लो, कोई आपको रोक रहा है, आपको फाइट कर रहा है, तो आप उसके बदले में भी आप डिफेंस में जो है फाइट कर सकते हैं। आपके पास बंदूक है, कोई आप पे अटैक कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा मैं खुद मर जाऊंगा, तो आप शुम भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने जीवन की रक्षा का अधिकार। अगला है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार मतलब प्राइवेसी। अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेसी चाहिए तो आपको मिलेगी प्राइवेसी, ठीक है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ज़्यादा देखिए होटलों में आपने देखा होगा, लोग जाते हैं, रहते हैं, बाहर बोर्ड लगा देते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, या फिर बहुत मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो, मैं आपके आया हूँ, बस मेरा आईडी कार्ड लो, मुझे रहने दो, ठीक है। तो ये निजता का अधिकार है। या फिर कह लो जो आज के टाइम में आप दुनिया भर का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें आपके मोबाइल्स का सब कुछ एक्सेस मांगता है, कॉल का एक्सेस, मोबाइल फ़ोटो का एक्सेस, वीडियो का एक्सेस, मैसेज का एक्सेस, कॉल मैनेज करने का एक्सेस,
वो आप सब कुछ दे देते हैं, तभी जाके आप एप्लीकेशन यूज करते हैं किसी कंपनी का, ठीक है। लेकिन अगर वो कंपनी आपकी इस प्राइवेट डेटा को कहीं लीक कर दे तो यह एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी उसने प्राइवेसी को जो है कहीं ना कहीं बेच दिया है, ठीक है। उसके बाद यह है विदेश यात्रा करने का अधिकार। यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये सब कुछ आता है। विदेश यात्रा करने का अधिकार है, फिर वापस आने का अधिकार है, पहाड़ों में सड़क अच्छी हो इसका अधिकार है, अच्छा पर्यावरण हो इसका अधिकार है, शोर शराबा ना हो, शांति से जीवन जीने का अधिकार है। ये सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से डिफाइन किया, ठीक है। शयन का अधिकार मतलब सोने का अधिकार है। ये सब कुछ अधिकार जो है अच्छे से जो है, बहुत लंबी लिस्ट है, आप बुक से पढ़ लेना, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट आप पढ़ लेना। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको अगर लगता है कि भाई एक्स पर्सन मुझे पसंद है और उसको मैं पसंद हूँ, तो आपको आपस में विवाह करने का भी अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आप एडल्ट हैं तो, ठीक। ये सारे जो है राइट्स जो है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत जो है प्राप्त है। एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है, आपसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। बंधुआ मजदूरी मतलब आपको सिर्फ मेरे यहाँ काम करना है और जितना मैं पेमेंट करूँ उतने में ही काम करना है, इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी, ठीक है। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, और क्या है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। यदि आपको कहीं पब्लिकली फांसी दी जा रही है, अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था, उसके विरुद्ध भी आपके पास राइट्स है कि पब्लिकली आप मुझे फांसी नहीं दे सकते, ये किसी को भी नहीं दे सकते, ठीक है। पारिवारिक पेंशन का अधिकार, अवसर का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है आपके मोहल्ले में, लोग गाने बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, वाहन पी पी पू पू चल रहा है, तो आप सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि भाई एक ऐसी पॉलिसी बनाइए हमारे मोहल्ले में, लोगों को समझाइए कि शोरगुल ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 21 कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा मतलब यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आर्टिकल नंबर 21 के तहत, जितनी मैंने बातें बता दी। अब देखिए इसमें क्या है, ये सब अधिकार तो है आपको जो मैंने बताया। अब इसमें एक चीज़ है, लिखा हुआ है कि वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय किसके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की। मतलब ये जितने भी अधिकार आपको बताए गए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत, उसको जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया सकता है। अब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, समझाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए दो होती है, विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अमेरिका में जो है विधि की नियत प्रक्रिया है। तो हमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को समझना है। इसमें क्या होता है कि जो भारत सरकार कह लीजिए या फिर संविधान ने जो प्रोसीजर बताया है कि कैसे कानून बनेगा, संसद कैसे कानून बनाएगा, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सरकार अगर कोई कानून बना देती है तो फिर वो फाइनल है, वो मतलब फाइनल है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई विधि ने एक प्रक्रिया को जो है स्थापित किया है कि भारत में कानून कैसे बनाएंगे, संसद कानून कैसे बनाएगी। अगर संसद उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कोई कानून बना दे, कोई भी कुछ भी, तो वो अटल सत्य है, उसको जो है आप क्लेम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मान लो संसद को लगता है कि भाई कुछ लोग की जो है हमें जान लेनी है, ख़त्म कर देना है इनको, तो वो ऐसा कानून बना सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। उन्हें तो बस प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो दिखा देंगे भैया देखो हमने तो प्रोसीजर फॉलो किया, उसी फॉलो के तहत जो है प्रोसीजर के तहत हमने कानून बनाया है, इसे मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो वो भी देखेगा हाँ बात तो सही है, प्रोसीजर पूरा फॉलो हुआ है।
तो कहने का मतलब है कि स्टेट जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपकी ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसको खत्म कर सकती है, मिनिमाइज कर सकती है, कम कर सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मान लीजिए किसी को स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है, तो क्या सरकार रोक देगी स्वच्छ हवा लेने का अधिकार? क्या आपके प्राण छीन लेगी, आपकी लाइफ छीन लेगी? नहीं छीनेगी। क्योंकि भैया देखो, कहने को तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, बट क्या है, भारत में पक्ष है, विपक्ष है, स्टेट्स है, दुनिया भर के लोग हैं, सड़कों पे हो हल्ला कर देंगे। मान लो मोदी साहब को लगता है मैं 20 लोग की जान लेनी है, अब वो ऐसा कानून लेके आते हैं, तो विपक्ष में लोग बैठे, स्टेट्स में लोग बैठे हैं, इंटरनेशनल मीडियाज हैं, यहाँ पे इतने इंटेलेक्चुअल्स है, सब पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसा प्रोसेस कानून जो है पास नहीं हो सकता। बट हाँ, ये है कि संसद के पास ये पावर है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई कानून बनाता है संसद जिससे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के कुछ मैटर कम होते हैं, तो बनाने में उसको ध्यान रखना होगा कि वो कानून जो है न्याय संगत हो, तर्क संगत हो। ठीक है, आप कुछ भी बना रहे हो ठीक है, बट वो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो। और तीसरा क्या है, निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष लेते हुए ना। निष्पक्ष का मतलब किसी के पक्ष में ना होना, मतलब निष्पक्ष होता है। ठीक है, तो आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के यूज करके जो है न्याय संगत, तर्क संगत, निष्पक्ष जो है कानून बनाइए। और उसके तहत अगर आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखिए दूसरा एक प्रोसीजर है विधि की नियत प्रक्रिया। विधि की नियत प्रक्रिया द्वारा जो है आप इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पावर बहुत कम होती है। विधि की नियत प्रक्रिया में क्या होता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जो है हावी होती है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है, संसद ज़्यादा हावी होती है। वो बात भी हम समझेंगे बड़ा अच्छा टर्म से। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए कि भैया हर किसी को जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टीज है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टीज सब कुछ मिला है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। इसे जो है इस वाले मैटर से किसी को जो है वंचित नहीं किया जा सकता है, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। ये जो है अधिकार विदेशियों के लिए है, देशियों के लिए भी है, सबके लिए है। कुछ प्रोविजंस विदेशियों के लिए नहीं है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 19(1) में कहा गया था कि कहीं भी बस जाने का अधिकार तो हमें है, उन्हें नहीं है। ठीक है, तो इसके तहत विदेशियों को कुछ अधिकार कम है, बाकी बराबर ही है। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल नंबर 21 में यही बातें समझाई गई हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 21A, शिक्षा का अधिकार। उससे पहले इसको मिटा लेते थोड़ा सा। अब जो है आर्टिकल नंबर 21A को डिस्कस करते हैं, शिक्षा का अधिकार। देखिए, जो मूल संविधान बना था 1950 में, उसमें जो है ये वाला आर्टिकल नहीं था, 21A नहीं था। इसको जो है इसको यहाँ पे समझते हैं 21A। ये क्या है, मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता था ही नहीं। इसको जो है 2002 में जोड़ा गया, अटल बिहारी जी की सरकार थी। 86 नंबर वाला जो अमेंडमेंट था संविधान में, उसके तहत जो है इसको जो है जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, इसको जो है 2002 में जोड़ा गया है। इसके तहत बात कही गई आर्टिकल 21A में, कहा गया है कि राज्य मतलब आर्टिकल नंबर 12 वाला, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, बिना किसी पैसा के एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। या दिलाएगा, राज्य करेगा। ठीक है, तो ये विषय टोटली जो है राज्यों के तहत है, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उनके तहत है कि राज्य जो है अपने यहाँ के बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, दिलाए। ठीक है, ये टोटली जो है राज्य का विषय है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, न कि हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हायर एजुकेशन क्या होता है, पैसा लगता है बहुत ज़्यादा।
अब 14 तक क्या है, कोई कक्षा 5-6 पास करेगा तो सरकारी नाम लिखा दो। ये 14 साल तक लोग 8वीं भी कर लेते हैं, 9वीं भी कर लेते, 10वीं भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, राज्य चाहता है कि हम 10 तक तो आपको पढ़ा देंगे सरकारी में, और सरकारी की शिक्षा व्यवस्था कैसी आपको पता ही है, उस पर क्या बोले। ठीक है, तो कह नाम मात्र को आप हाई स्कूल करवा देगी सरकार सरकारी से, जहाँ कुछ पढ़ाई होती नहीं है, और बैनर पोस्टर छाप देंगे कि जी भारत महान हो गया, पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी होगी सबकी। बहरहाल मजाक नहीं बनाते हैं इसका। तो ये व्यवस्था की गई है 2002 में अटल बिहारी सरकार के द्वारा। ये एक तरीके से मील का पत्थर था उस समय, क्योंकि जो लोग 90s बॉर्न हैं, 90 के पैदाइश हैं, उन्हें याद होगा जब वो 2002 के ज़माने में आए होंगे, तो एक एडवर्टाइजमेंट चलता था टीवी में, रेडियो में, हर जगह चलता था, स्कूल चले हम। ठीक है, ऐसा एक गाना बहुत लंबा होता था 4-5 मिनट का, और रेडियो पे बजता था, टीवी बजता था, पेपरों में भी आता था, सर्व शिक्षा अभियान। पेंसिल होती थी, उस पर बच्चे बैठे होते थे, लड़के लड़कियाँ, स्कूल जो होते सरकारी वाला, वो वाला यूनिफॉर्म पहन के, और चोटियाँ बना के लड़कियाँ जो ऐसे बैठे रहती थी। तो बहुत ज़्यादा जो है इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फोकस किया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये बहुत कारगर हुआ। भले ही मानते हैं कि भाई उस सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि सबको अच्छा अच्छा पढ़ा के हायर एजुकेशन दिलाए, बट उस समय की स्थिति थी 2002 की, भारत उस स्थिति में नहीं था कि वो लोग अपने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए भेज सके। गरीबी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या है, एक प्रयास किया कि चलो सरकारी ही सही, भले ही पढ़ाई नहीं होती, आप जाके कुछ तो सीखोगे, नाम लिखना पढ़ना कुछ तो सीख जाओगे। तो इन्होंने जो है व्यवस्थाएं करी कि भाई 6 से 10 साल के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, और ये राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है आर्टिकल नंबर 21 के तहत है, शिक्षा के अधिकार के तहत। ये बातें ऐसा नहीं कि अटल जी ने अपने विचार से रखा। एक्चुअली क्या है, जो नीति के निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व हैं राज्य के, उसमें आर्टिकल नंबर 45 में जो है ये व्यवस्था थी। आर्टिकल नंबर 45 में ये व्यवस्था थी, लेकिन आर्टिकल नंबर 45 क्या होता है, कानून रूप से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है उसे अप्लाई नहीं कर सकते। एक तरीके से वो गीता ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने जैसे गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, वैसी व्यवस्थाएं हैं। वो हैं तो, बट उसे अप्लाई नहीं कर सकते, उस पर आप जिद नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स का अगर कुछ वायलेशन होता है तो आप उस पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट नीति निदेशक तत्वों के अगर एलिमेंट्स लागू नहीं होते हैं तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वो राज्य पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है, लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है 45 से उठाया, आर्टिकल नंबर 21 में जो इसे इंसर्ट कर दिया। बोला लो फंडामेंटल राइट्स ये तुम्हारा, अब तो सरकार पढ़ाएगी। ठीक है, अब आर्टिकल 45 में जो भी संशोधन किया गया, जो आर्टिकल 45 में था वह था कि भैया अपने बच्चों को राज्य जो है बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगी, ये लिखा हुआ था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो इसको भी संशोधित किया गया, यही वर्डिंग डाली गई कि राज्य जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करेगी 6 से 14 साल के बच्चों को। ये भी संशोधित हो गया 45 वाला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगला स्टेप क्या किया, जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, उसमें भी ये चीज़ इंसर्ट कर दिया कि नागरिकों को ये जिम्मेदारी होगी, लोगों की जिम्मेदारी होगी कि अपने बच्चों को जो कि 6 साल के हैं, 14 साल के हैं, उन्हें जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दिलवाए। सरकार दे रही है, आपको दिलवाना है, ले जाकर एडमिशन कराना है। कहने का मतलब सरकार अगर अपने लेवल पे प्रयास कर रही है तो ये आपकी भी तो जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि बच्चे 10 साल के हुए, ढाबे पे लगा दिया काम कराओ भाई, लड़कियां 12 साल को ही स्कूलिंग बंद करा दी। क्यों? क्योंकि भैया देखो हमारे ज़माने में तो 14 साल ब्याह हो गया था, और लड़की पढ़ने जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे प्रावधान थे तो लोग पढ़ाई नहीं भेजते थे। तो फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल जोड़ा गया, और जागरूकता अभियान चलाया गया। घर घर लोग जाते थे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत घर घर जाते थे। जीरो मतलब उस समय मैं छोटा था, मैं उसमें 5वीं 6वीं क्लास में था, मुझे याद है। मतलब एक माहौल सा बना दिया गया था, स्कूल चले हम वाला। खैर वो दिन गुजर गए, बट बड़े अच्छे थे। तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत यही बातें रखी गई हैं।
आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ छूट रहा है। अगर हम बात करें 2002 की, तो दौर बहुत ही गरीबी का था। भारत के लोग इतने सक्षम नहीं थे कि अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन दिला सके। तो उस समय की सरकार ने सोचा ठीक है, एटलीस्ट सरकार कुछ प्रयास करके बेसिक एजुकेशन तो दिला दे, जो कि अटल जी ने अच्छा सोचा, बाकी सरकारों से अप्लाई किया और वो चलता रहा, आज भी चल ही रहा है, बट उस पैमाने पे नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है। बट आज भारत की स्थिति दूसरी है। आज भारत जो है 2 स्टेप ऊपर आ चुका है। लोग पास इतने पैसे लगभग आ गए हैं कि अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिला सकते हैं। अब ज़रूरत है वह काम करने की जो है हायर एजुकेशन पे। तो ये वाला जो व्यवस्था है ठीक है, होना चाहिए, बट अब कुछ ऐसे प्रोविजंस लाने चाहिए कि राज्य जो है अपने नागरिकों को एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उनको जो है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करे, अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करे। ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ BA BSc BCom से नहीं है। टेक्निकल कोर्सेज लाइक एज BTech BSc BCom MBAs, ये सब करवाने के लिए जो है कुछ प्रोविजंस करे तो बात बने। क्योंकि भारत अब बेसिक एजुकेशन तो ले ही लेता है, इतने लोग अब अमीर हो चुके हैं, अब ज़रूरत है हायर एजुकेशन में। तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये वाले प्रोविजंस को रखो ठीक है, बट अब जो है थोड़ा सा हायर एजुकेशन पे भी काम करो। पैसा बहुत है भारत सरकार के पास, और नेताओं के पास तो झोली भर भर के है। आप देखते हैं भारत में कोई नेता का बेटा होता है तो 50 लाख रुपए की कम की गाड़ी से नहीं चलता। आखिर इतना पैसा आता कहाँ है उनके पास, कहीं से तो आता होगा। तो बेटा लोग 50 लाख में मत घूमो, हल्के में घूम लो, लेकिन नेताओं से कहो, अपने पापा से कहो कि जनता की भलाई के लिए थोड़ा सा काम कर ले। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे दोनों आर्टिकल्स। तो इस वाले वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है संरक्षण। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही जो स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इंपॉर्टेंट है वो भी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।